हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th विज्ञान के लिए हम लोग 20 मोस्ट वांटेड विकल्प प्रश्न करने वाले हैं। यदि आपने बस इस 20 एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया तो यहाँ से आपके 20 नंबर पक्का हो जाएगा, 100% है। मैंने कल के वीडियो में हिंदी का 20 मोस्ट वांटेड एमसीक्यू क्वेश्चन कराया है। तो यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के 20 मोस्ट वांटेड क्वेश्चन करेंगे जो 2024, 2023 और 2022 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, बस आप इस 20 विकल्प प्रश्नों को कवर कर लीजिए। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके 2025 एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। ठीक है, एक आप कमेंट करेंगे तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और जिससे मैं आपको सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न पड़ेगा कि किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। किस दर्पण के सामने किस वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण या समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो उत्तल दर्पण होता है बाबू, ये वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव छोटा बनाता है और आभासी बनाता है और सीधा बनाता है। ठीक है, लेकिन इसने किसका बात किया है, वास्तविक, उल्टा व आकार में छोटा। एक आपका दर्पण होता है अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण होता है जो वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनाता है, छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है और वस्तु के आकार का भी बनाता है और वास्तविक और उल्टा भी बनाता है। ठीक है, तो इसने क्या बात किया, वास्तविक उल्टा बताया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका, सॉरी, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा वस्तु के आकार का बनाता है, छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली जो धारा का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का मात्रक बताना है आपको। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो आपका पहला ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है वाट, तीसरा ऑप्शन है ओम और चौथा ऑप्शन है वोल्ट। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो विद्युत धारा का मात्रक होता है क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, और जो आपका वाट होता है किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। और वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव या विभवांतर का मात्रक होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको चारों का मात्रक बता दिया कि कौन किसका मात्रक है। आपका एम्पियर धारा का मात्रक है, वाट आपका शक्ति का मात्रक है, ओम आपका प्रतिरोध का मात्रक है और वोल्ट आपका किसका मात्रक है, विभव का मात्रक है। तो इन सबको याद रखिएगा, कोई भी प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट वांटेड एक प्रश्न है कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा, यहाँ पर दिशा लिखा है, क्या लिखा है, दिशा का आंकलन निम्नलिखित नियम से किया जाता है। ठीक है, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा किस नियम द्वारा ज्ञात करते हैं, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ओम का नियम या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। मोस्ट वांटेड वाला क्वेश्चन है, ये आपका पिछले साल का प्रश्न है। ठीक है, तो आपको बताना है कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा किस नियम द्वारा ज्ञात करते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। किस अंगूठे का नियम बाबू, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है, किस जब चुंबकीय क्षेत्र की बात करेगा तब दाएं हाथ का अंगूठे का नियम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है, मतलब वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है आभासी, उल्टा व छोटा, आभासी सीधा व बड़ा, आभासी सीधा व छोटा या आभासी उल्टा व बड़ा। ठीक है, इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। जहां भी आपका आभासी का बात होगा वहां पर सीधा प्रतिबिंब बनना चाहिए। ठीक है, तो जैसे पहला ऑप्शन इस तरह गलत हो गया कि देखिए क्यों क्यों पहला ऑप्शन इस तरह गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर आभासी का बात किया है, आभासी का बात किया है लेकिन इसके साथ क्या उल्टा है, तो पहला ऑप्शन इस तरह गलत। ठीक है, जहां पर आभासी का बात होगा वहां पर सीधा आना चाहिए और जहां पर वास्तविक का बात आना चाहिए वहां पर उल्टा आना चाहिए।
ठीक है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत। फिर करें आभासी, सीधा व बड़ा। अवतल लेंस कभी भी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा नहीं बनाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड में गलत। जो अवतल लेंस होता है ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है और छोटा बनाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आभासी, सीधा व छोटा। आभासी उल्टा व बड़ा, आभासी साथ उल्टा कभी नहीं आएगा, तो इसी तरह तीनों गलत हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है, सीधा होता है, वह छोटे आकार का होता है। ठीक है, आपका ये वाला प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष के कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आपको बताना है कि दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, या रेटिना से आगे बनता है, या रेटिना से पीछे बनता है, या नेत्र लेंस पर बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दूरदृष्टि दोष होता क्या। ठीक है, दूरदृष्टि दोष क्या होता है बाबू, दूरदृष्टि दोष वे दोष होते हैं, वे दोष होते हैं बाबू जिनमें क्या होता है किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उन्हें हम लोग कहते हैं दूरदृष्टि दोष। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनता है बाबू, इसमें आपका वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना के, रेटिना से पीछे। कहाँ बनता है, रेटिना से पीछे बनने के कारण क्या होता है उस वस्तु को दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि बिजली के बल्ब का तंतु या फिलामेंट बना होता है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, ये आपको रटा होना चाहिए कि बिजली के बल्ब का तंतु जो होता है जिसको फिलामेंट बोलते हैं वो बना होता है नाइक्रोम का, स्टील का, टीन का या टंगस्टन का। ठीक है, तो आपको तो ये प्रश्न रटा हुआ होगा कि जो बिजली के बल्ब का तंतु होता है वो किससे बनाता है, वो आपका टंगस्टन से। तो ऑप्शन नंबर चौथा क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी है, ये 2022 का प्रश्न था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, दो न्यूमेरिकल आ चुके हैं, दो न्यूमेरिकल आ चुके हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि 1.5 वोल्ट का विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा। आपको धारा का अधिकतम मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए बस आपको कुछ नहीं, एक सूत्र लगा देना v इक्वल टू आई, इसी सूत्र को लगा दीजिए आप लोग। ठीक है, इस सूत्र पर आ जाएगा, बाकी इसका एक और सूत्र है। ठीक है, आप इस सूत्र पर लगा देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। विद्युत वाहक बल कितना दिया, v का मान कितना दिया आपको, v का मान दिया 1.5। ठीक, और आपको r का मान क्या दिया है, r इक्वल टू दिया है, r इक्वल टू कितना दिया है आपका, r इक्वल टू दिया है 3 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र रख लीजिएगा, तो यहाँ से आई का मान निकल, भी आई का मान कैसे निकलेगा, v/r इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई हो जाएगा। v/r इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा ना, यहाँ पर आई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आई हो जाएगा, तो यहाँ से v का मान रखिएगा 1.5 और यहाँ पर r का मान रखिएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि ये वाला प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इस सूत्र पर रख दीजिएगा, आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ अगले प्रश्न पर कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या है, 5 मीटर, मतलब यफ मान कितना दिया है, यफ मान दिया आपको -5, क्योंकि अवतल लेंस है तो यफ का मान क्या होगा, निगेटिव होगा बिल्कुल। तो इसकी क्षमता होगी, क्षमता होगी, तो क्षमता सूत्र क्या होता है, पी इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू क्या होता है 1/f, 1/f। कब कब 1/f होता है, जब आपका यफ का मान किस में दिया हो, मीटर में दिया हो। जब यफ का मान मीटर में दिया हो तो इस सूत्र लगाते हैं, पी इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पर 1 का 1 रखिए, यफ का मान कितना रखेंगे आप लोग, -5 रखेंगे तो काट कूट आएगा, तो आपको दिया जाएगा -0.2 डायोप्टर। ये डी क्या है, क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लस में नहीं आएगा, ठीक है, ये भी सब प्लस में दिया, प्लस में नहीं आएगा क्योंकि अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस जो निगेटिव होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा निगेटिव में -0.2 डायोप्टर। ठीक है, तो इस तरह आपके दोनों न्यूमेरिकल क्लियर हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इंपोर्टेंट दोनों न्यूमेरिकल है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा, वायु में, कांच में, जल में या निर्वात में। ठीक है, तो इसमें से बताना है किसमें प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, निर्वात में। किसमें, निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, और कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड क्या होता है निर्वात में
प्रकाश की चाल होती है, इसको याद रखना है। इंपोर्टेंट प्रश्न इसी को बोलते हैं सी का मान, ठीक है, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम बताना है। एथिल एल्कोहल का रासायनिक नाम बताना है, ठीक है। तो एथिल एल्कोहल सूत्र क्या होता है, C2H5OH। ये किसका सूत्र होता है, एल्कोहल का, एथिल एल्कोहल का, ठीक है, C2H5OH, C2H5OH। अब इसे क्या बताना है आपको, इसका आपको आईपीएसी नाम बताना है। मेथिनॉल होगा या एथेनॉल होगा या एथेनॉल होगा या प्रोपेनॉल होगा, ठीक है। तो आपका जो एथिल एल्कोहल का जो आईपीएसी नाम होता है क्या होता है, एथेनॉल होता है। क्या होता है, एथेनॉल, क्योंकि यहाँ पर OH समूह जुड़ा है। कौन समूह जुड़ा है, OH समूह जुड़ा है। OH क्रियात्मक समूह जुड़ा है, तो इसके लिए सदैव हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ऑल का। किसका प्रयोग करते हैं, ऑल का, ठीक है। तो केवल इसी में क्या लिखा है, ऑल लिखा है। प्रोपेनॉल तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है और 2 कार्बन में किसका प्रयोग करते हैं, एथ का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एथेनॉल, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। क्षारीय विलयन का पीएच है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न है, इसको ध्यान समझिएगा। एक पीएच पैमाना होता है, ठीक है, पीएच पैमाना होता है जिसमें 0 से लेके 14 तक अंक लिखे होते हैं और बीच में क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। तो जब भी किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा, 7 से क्या होगा, कम होगा, तो होगा अम्लीय। क्या होगा, अम्लीय हो जाएगा। और यदि 7 होगा, क्या होगा, 7 होगा, तो क्या होगा, उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा। क्या होगा वो, उदासीन हो जाएगा। अब 7 से यदि अधिक आएगा, कहाँ आएगा, 7 से अधिक आएगा तो होता है क्षारीय। क्या होता है, क्षारीय होता है। कब, जब कितना आएगा वो, जब आपका आएगा 7 से अधिक आ जाएगा तो क्षारीय होगा। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 0 बिल्कुल नहीं, 7 बिल्कुल नहीं, क्योंकि 7 उदासीन होता है, 7 से कम अम्लीय होता है, 7 से अधिक बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से अधिक, क्योंकि अभी मैंने बताया कि 7 से अधिक जब होगा तभी क्या होगा, क्षारीय होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है AgCl या PbNO3 का होल ट्वाइस या FeSO4 या CaCO3, ठीक है। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त क्या होता है वो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला AgCl। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा AgCl। इंपोर्टेंट प्रश्न है, सूत्र को इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। आपको बताना है कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या 4 होती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 4 होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट वाला सवाल है कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं जड़ों में, रंध्रों में, वात रंध्रों में या उपरोक्त सभी में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो द्वार कोशिकाएं होती है वो कहाँ पाई जाती है, वो आपको कहाँ पाई जाती है, द्वार कोशिकाएं रंध्रों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए निम्न कायिक कौन सा भाग अधिक अनुकूलन है, ठीक ना। बताना कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूलन है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, ठीक है। तना में, पत्ती में, जड़ में या प्रकलिका में, ठीक है। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूलन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो इसका राइट आंसर होगा तना में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा तना में, ठीक है। तना में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जाइगोट किसमें बाबू, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है 4x, 3x, 2x या x, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड 2x। जाइगोट में 2x गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना होता है। अभी मैंने करा दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी, सीधा व छोटा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या आ जाएगा, राइट आंसर। दोबारा प्रश्न आ चुका है क्योंकि प्रश्न बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप लोग हल्का में नहीं लेना, इसको जरूर याद रखना कि अवतल लेंस क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनाता है, सीधा व छोटा बनाता है, ठीक है।
तो इसको आपको याद रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न है। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें कौन ऐसा है जो तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। ठीक है, क्लोरीन, तांबा या जिंक या सल्फर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो आपका ये वाला होता है, कौन होता है बाबू? जो जिंक होता है बाबू, जो जिंक जिसको जस्ता बोलते हैं, वो क्या करता है? तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। संतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। ठीक ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। देखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड नहीं होता है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। एकल बंध बिल्कुल सही है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंध होना चाहिए। चतुष्फलकीय संरचना होती है, बिल्कुल। कार्बन और कार्बन आबंध कोण 109.28 डिग्री नहीं मिनट, जो क्या पड़ता है मिनट, जब भी एक दिया तो इसको पढ़ते हैं मिनट। ठीक ना, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या नहीं होता है? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होता है। मैंने अभी ऊपर बता दिया है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात की जाएगी तब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है? आपको बताना है कि इसमें कौन ऐसा है जो द्वितीय समूह का सदस्य है। लिथियम, मैग्नीशियम, बोरान या सिलिकॉन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो इसमें से द्वितीय समूह का कौन सा सदस्य है वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए, चलिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये आपको यस डब्ल्यू देते हैं, देख रहे हैं कौन बच्चा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताता है। इसमें बताना है चारों में से कौन है जो द्वितीय समूह का सदस्य है। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको टोटल 20 एमसीक्यू क्वेश्चन करा दिया। मोस्ट वांटेड 20 एमसीक्यू क्वेश्चन थे। मैं 3 साल का पेपर उठाया था, उसमें से प्रश्न लिया था 20 एमसीक्यू। तो आपको इसको जरूर से जरूर जरूर कवर कर लेना है। ठीक है, यदि आपने इतना कवर कर लिया तो यहाँ से आपको कई नंबर फिक्स हो जाएगा 2025 एग्जाम में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।